हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रात के 9 बजते मैं आज फिर से हाजिर हो गई आपके सामने मेरी रचना ज्योति की अनकही जुल्म की एपिसोड 10 को लेकर। ये रचना की लेखिका भी मैं हूँ और इसे आपके सामने प्रस्तुत भी मैं ही कर रही हूँ, मतलब मेरी रचना मेरी जुबानी। ज्योति की अंतिम डायरी के पन्ने पलट शुक्ला जी ने देखा तारीखों में काफ़ी अंतर है। शायद उसने फिर से बहुत दिनों के बाद लिखा था। बहुत बार जी चाहता है कि सब डायरी जला दो, क्योंकि मेरे मरने के बाद इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। कौड़ियों के दाम में ये बिकेंगे और जिसने सारी उम्र मेरा साथ दिया, मैं इसे कूड़ादान में नहीं फेंक सकती। नहीं चाहती हूँ कि रद्दी में बिके। यही तो मेरे जीवन की अनमोल संपत्ति है, जो हर पल मेरे साथ रही है। लेकिन इस सीने के दर्द ने मुझे अपाहिज बना दिया है। अब कुछ भी लिख पाने और कुछ भी करने में अक्षम हूँ मैं। अब नहीं होता है कुछ। शायद मेरे बहुत नज़दीक है वो पल जहाँ मुझे अब जाना है। साहिल और शुक्ला जी ने तो डॉक्टर के पास बहुत बार ले जाना चाहा, लेकिन अब मुझ में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। डरती हूँ मेरे बाद शुक्ला जी अकेले पड़ गए तो कैसे झेल पाएंगे खुद। ये एकाकीपन कितना दुखद पहलू होता है। कहीं उनके साथ भी ऐसा समय ना आ जाए। सारी उम्र मैं तरसती रही, अब कहीं वो न तरस। तेरा साथ पाकर वक्त रोकना चाहा था, तेरे हवाले कभी दर्द बांटना चाहा था। ये दिल भी न जाने क्या क्या ख्याल कर गया, तेरी हर अदा पर बस फिदा होता चला गया। जुनून था मुझे तेरी झूठी मुस्कुराहट का, आज तुझे तलब है बस मेरी एक दीदार का। इसके बाद शायद और ज्योति आगे लिख ही नहीं पाई। जाते जाते भी उसे शुक्ला जी की कितनी फिक्र थी। डायरी को सीने से लगाए शुक्ला जी उस ज्योति को पहचानने की कोशिश फिर से कर रहे थे, जिसे कुछ ना बोलने पर भी वो सब कुछ समझ जाते थे। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो मिस्टर शुक्ला उसे चाहने लगे। ज्योति, तुम समझ गई थी कि मैं तुम्हारे लिए तरस जाऊंगा, तुझे हर पल याद करूंगा। तो ज्योति, तुम क्यों नहीं रुकी मेरे साथ? इतनी जल्दी कैसे, क्यों चली गई तू? तूने मुझे कोई दंड नहीं दिया। क्या मैं तेरा अपराधी बनने लायक भी नहीं था? मैं इस बोझ के साथ कैसे जीऊँगा? तुम जाते जाते भी ये सोच रही थी कि अंतिम समय में ज़िंदगी मुझसे हिसाब न ले। अभी तो ज्योति मुझे तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए था, वो प्यार देता जो तुम ताउम्र तड़पी थी। एक मौका देती ज्योति तुम। अचानक ज्योति की वो बातें याद आ गई जिसमें उसने डायरी के जलाने की बात कही थी। एक बात को ये सोचकर सहम उठे मिस्टर शुक्ला कि कहीं अगर इस ज्योति इसे जला देती तो शायद इस ज्योति को पहचान पाना मुश्किल था। अपने भीतर प्यार का समुंदर बसाने वाली वो ज्योति जो खुद प्यार के लिए तरसती रही, मेरे लिए तड़पती रही, नहीं जान पाता मैं। ज्योति देख, मैंने तेरी डायरी को एक नया मंजिल दे रहा हूँ। तेरी डायरी तेरे लिए भी अनमोल थी और आज मेरे लिए भी अनमोल है। मन ही मन आँख बंद कर शुक्ला जी ज्योति से बात करने लगे। अब उसे समझ आ रहा था क्यों सोहेल भी शांत हो चुका था। तो बिल्कुल सही कह रही थी ज्योति, तेरा बेटा भी बिल्कुल तेरी जैसा ही है। वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं उसे तड़पने भी नहीं दूंगा। यही सोचते सोचते शुक्ला जी की आँख वहीं लग गई। आजकल तो वो बिस्तर पे सोना भूल ही गए थे। हर वक्त आराम कुर्सी में पड़े रहने की आज जो आदत हो गई थी उन्हें, बस वहीं पड़े पड़े ज्योति के प्यार को महसूस जो करने लगे थे। सवेरे जब उसकी आँख खुली तो आरती से साहिल के बारे में पूछने लगे। शुक्ला जी, आरती, साहिल कहाँ है? आरती दुधिया को गोदी में सहला रहे थे। पापा जी, साहिल तो चले गए हैं। आरती के ये कहने पर शुक्ला जी थोड़ा उदास हो गए। शुक्ला जी घड़ी की तरफ नज़र फेरते हुए देखे तो समय अपने समय पर ही था, बस आज शुक्ला जी लेट हो गए थे। कुछ समय बाद वो भी रेडी होकर निकलने लगे और आरती, पापा जी ऐसे जाने नहीं दूंगी, पहले आपको ब्रेकफास्ट करना होगा। शुक्ला जी आरती के बच्चे की तरह जिद करते थे। आरती, साहिल ने कुछ खाया? आरती, हाँ पापा जी, वो भी ब्रेकफास्ट नहीं कर गए हैं। आपके बारे में पूछ रहे थे कि कल आपने खाया कि नहीं। मैंने भी बोल दिया कि आप भूखे रहोगे तो पापा जी कैसे खाएंगे, और उसने ये भी कहा कि पापा जी को कुछ खिलाकर ही भेजना। शुक्ला जी आरती की चतुराई को समझ रहे थे। बिल्कुल ज्योति की तरह ही थी आरती भी। सही कह रही थी ज्योति, एक आरती ही है जो इसके बाद इस घर को संभाल सकती है। अपने रिश्तों को संभालना आरती भी सीख रही थी। बिखरने नहीं देखी हो, ना इस परिवार को ना साहिल को। आरती का कहना मान ब्रेकफास्ट कर शुक्ला जी अपने काम पर चले गए, लेकिन आज उन्हें घर जाने की जल्दी नहीं थी। आज ऑफिस के बाद उनका मन घर जाने को नहीं हुआ। घर जाने से वो कतरा रहे थे। एक सुनसान सड़क पर जाकर
बैठ जाने क्या क्या सोचने लगे थे। बहुत देर तक उन्होंने उस रास्ते में ज़िंदगी की रफ्तार के पीछे दौड़ते आते जाते गाड़ियों को देखते रहे। कभी एक समय था वो भी इस दौड़ में शामिल थे और आज इसी चौराहे पर बिल्कुल अकेले खड़े हुए पाए गए हैं। साहिल का व्यवहार उन्हें कचोट रहा था। बार बार मन में एक ख्याल आने लगा था कि कहीं वो साहिल पर बोझ न बन जाए। इसी कश्मकश में घर जाने से कतरा रहे थे। इधर ऑफिस से घर आने के बाद जब आरती ने बताया कि पापा जी अभी तक नहीं आए तो साहिल को भी टेंशन होने लगी। साहिल ने कई बार पापा को फ़ोन किया लेकिन रिंग होने के बावजूद मिस्टर शुक्ला ने फ़ोन नहीं उठाया। साहिल को फ़ोन देखकर शुक्ला जी के पास अभी हिम्मत नहीं बची थी कि वो साहिल से कुछ बात कर पाते। उधर शुक्ला जी एकांत में मन में चल रहे परेशानियों से लड़ रहे थे। उधर साहिल अलग परेशान था पापा के ना मिलने से। साहिल ने शुक्ला जी के सब दोस्तों के पास फ़ोन करके पूछा अपने पापा के बारे में, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि शुक्ला जी कहाँ हैं। आरती को कहकर कि वो पापा को खोजने जा रहा हो ये कहकर साहिल घर से निकल पड़ा, लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें शुक्ला जी नहीं मिले। मन में चल रहे बुरे ख्यालों से डर से साहिल के पसीने छूटने लगे। वो खाली हाथ लौटकर घर नहीं जाना चाहता था। जहाँ तक खोजने की उम्मीद थी उसने सब चक्कर लगाए। शुक्ला जी घर नहीं जाते, जिसकी वजह से साहिल उन्हें ढूंढने निकला था। एक डर लिए अपने पापा को हर जगह खोजता है। बहुत देर बाद खोजने के बाद आखिर अंत में एक रास्ते के चौराहे पर जब उसकी नज़र गई तो वहाँ उसे शुक्ला जी अकेले बैठे नजर आए। छोटे बच्चे की तरह दौड़ते दौड़ते साहिल अपने पापा के पास पहुँच गया। न शुक्ला जी कुछ कह पाए न साहिल कुछ कह पाया। हाँफते हुए बस अपने पापा के बगल में बैठ गया। एक नज़र दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में तैरते प्रश्नों को समझते हुए खामोश होकर घूट रहे थे। बहुत देर तक दोनों ही बैठे रास्ते में दौड़ रही गाड़ियों को देखने में व्यस्त थे। तभी दोनों का ध्यान साहिल के मोबाइल की आवाज़ की वजह से टूटे। साहिल के मोबाइल में आरती का फ़ोन आता है। आरती थोड़े चिंतित स्वर में, साहिल पापा जी मिले क्या? साहिल ने एक नज़र पापा को देखकर, हाँ आरती पापा जी मेरे साथ हैं, कुछ देर में मैं घर आता हूँ। आरती कुछ और पूछती साहिल फ़ोन कट कर देता। साहिल पापा से, पापा घर चलो। शुक्ला जी रास्ते की तरफ देखते हुए शांत स्वर में, साहिल तुम चले जाओ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अपने पापा की बात सुनकर उन्हें इस तरह उदास देखकर साहिल पापा के कदमों की तरफ रास्ते में छोटे बच्चों की तरह नीचे बैठते हुए, मैं जानता हूँ पापा आप मुझसे नाराज़ हैं। शुक्ला जी खामोश बैठे रहे और उनकी आंखों के आंसू जो बाहर निकलने के लिए बेताब थे उन्हें किसी तरह रोकने का प्रयास कर रहे थे। कुछ देर पापा के घुटनों में सर रखते हुए सोचते हुए साहिल, पापा मैं माँ को बहुत मिस करता हूँ, काश पापा माँ आज हमारे साथ होती। बार बार एक प्रश्न से परेशान हूँ कि कहीं माँ खुद ही हमें छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी। हम सबको अभी माँ की ज़रूरत थी पापा, इतनी जल्दी माँ को नहीं जाना था। माँ के दामन में प्यार की कमी कभी नहीं रही। हर किसी को माँ ने अपने हिस्से का प्यार दिया, लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं कह पाया साहिल। 2 दिन से वो जिस बात के लिए तड़प रहा था आज अपने पापा के सम्मुख वो बात वो रख ही दिया। उसके आंखों से टपकते बूंदों ने शुक्ला जी के पैंट और दिल दोनों को ही भिगा रहा था। जो आंसू बहुत देर से शुक्ला जी भी संभालने की कोशिश कर रहे थे वो भी ना रुक पाए और बांध तोड़ते हुए टपकने लगे। साहिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, साहिल तुम दोनों का दोषी हूँ मैं। तुम्हारी माँ तो चली गई, मुझे बिना दर्द दिए और अपने साथ अपना दर्द भी ले गई। तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो, या मुझसे नफरत करते हो ये भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने जो किया है तुम्हारे साथ भी जाहिर है तुम्हें उसका दुख होगा। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो ये भी बोल दो, मैं बोझ नहीं बनूंगा तुम पर। मैं कहीं दूर जाकर ज्योति की यादों के साथ बसर कर लूँगा। शुक्ला जी कुछ और कहते इसके पहले ही साहिल शुक्ला जी की तरफ देखते हुए, पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने सोचा भी कैसे? पापा आप हमेशा मेरे पापा रहे हो और रहोगे। हाँ ये बात अलग है कि हमारी फैमिली कभी परफेक्ट नहीं रही। जब माँ ने कभी आपसे शिकायत नहीं की तो मैं कैसे कर सकता हूँ पापा? मुझे आरती और दिया को आपकी ज़रूरत है पापा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को परफेक्ट देखना चाहता हूँ। जो कमी हमारे बीच थी उस कमी को दूर करना चाहता हूँ। वहाँ साहिल और पापा जी अभी भी घर नहीं पहुँचे थे। इस बीच चिंता जताते हुए आरती फिर कॉल करती है, साहिल क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो रही है? तुम पापा ठीक हो तो हो ना? साहिल हाँ आरती सब ठीक है, हम घर आ रहे हैं। और हाँ बहुत ज़ोरे से मुझे और पापा को भूख लगी है, तुम कुछ अच्छा सा मीठा बनाओ।
माँ के जाने के बाद पहली बार साहिल को इस तरह खुश बहुत महीनों बाद देखा था आरती ने। आज माँ के जाने के बाद पहली बार साहिल ने कुछ मीठा बनाने को कहा था, इसलिए वो भी खुश होकर रसोई की तरफ चले गए। इधर साहिल उठकर अपने पापा के हाथ को पकड़ते हुए, पापा घर चले। लेकिन सुकना जी की हिम्मत नहीं थी उठने की। ये देखकर साहिल उसके पास बैठकर, पापा माँ की कमी तो हमेशा रहेगी और इसी दर्द के साथ जीना है हम सबको। लेकिन पापा जो अभी हमारे पास है उन्हें संवारने की कोशिश करते हैं। अतीत के भूल से सीखकर जो पास है उसमें खुशी से जीने की कोशिश तो हम सब मिलकर कर ही सकते हैं। शुक्ला जी की कुछ बोलने की अब हिम्मत नहीं थी। साहिल ने बच्चों की तरफ अपने पापा का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल दिया। साहिल को पापा के साथ आते देख आरती भी खुशी खुशी सबको भोजन देने लगी। धीरे धीरे अब शुक्ला जी भी अपने बेटे की गृहस्थी में उनके पास और उनके साथ थे। ज्योति की डायरी को हर रात को पढ़ना, अब खुद से बातें करते रहना अब शुक्ला जी की आदत बन चुकी थी। आज ज्योति के लिखे शब्दों को एक नई दिशा दे पाए थे शुक्ला जी। आज उसने सही तरीके से ज्योति की जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। ज्योति की अनकही जोत पुस्तक को काफ़ी प्यार मिला था। लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। ज्योति की हर पुस्तकों को सभी ने सराहा। मरने के बाद ज्योति के जज्बातों को सबका स्नेह मिलने लगा, वो स्नेह जिसके लिए वो तड़पा करते थे। शुक्ला जी ने ज्योति की डायरी और उसकी बने सभी पुस्तकों को अपने कमरे में बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर रख चुके थे। तब ज्योति जीवित थी और उसकी संगी ये डायरी थी, पर अब शुक्ला जी की संगनी बन चुकी थी ये डायरी। डायरी में ही वो ज्योति को हर रोज़ पूछते और अपने मन में चल रही बात डायरी को सीने में लगाए उनसे ही बातें किया करते थे। ज्योति की एक एक कविता जो शायद उसने बड़े प्यार से लिखा था, उस कविता में हमेशा ही वो ज्योति को खोजते थे, जिसमें अपने बचपना को खुद से दूर कर रही थी। शुक्ला जी के हर ताने को उसने बखूबी लिखा था। कितना दुख समाया था इसमें, इस कविता में। हर बार मेरी उम्र से मेरी बचपना जीत जाती थी, साथ छोड़ा मैंने उसका, अब उम्र की राह पकड़ चुकी। दिल के दरवाजे से उस बचपना को चुपके से पार कर चुकी हूँ। अब फिर तुम्हारी नज़रें हमेशा क्यों सवाल कर जाती, मुझ में फिर कुछ आहिस्ता सा क्या ढूंढ जाते। क्यों कहते हो कि मैं बदल गई, मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं खोई खोई सी रहने लगी। मेरा वो खिलखिलाना मैं कहीं गुम सी हो गई। मुस्कुराहट बस अब मेरी दिखावे की मोहताज हो गई है। श्रृंगार मेरी अधूरी सी हो गई है। सच पहचाना तुमने, हो दिया है मैंने, बदल गई हूँ मैं। बचपना को मैंने अपने तजुर्बे के चादर में ढकने लगी हूँ। मेरे घर के हर कोनों में घूमना, इस घर में तुमसे जुड़कर उस प्यार में खो जाना। कभी जीत तो कभी फुसला कर तुमसे बच्चों सा कुछ फरमाइश करना, और अक्सर तुम्हारा मेरे इस बात पर बरसना कि इतनी बड़ी हो गई हो, एक बच्चों की माँ बन गई हो, फिर भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। बच्चों जैसे अभी भी हर जीत में बैठ जाती हो, कहीं भी कोई बात हंसकर टाल जाती हो। अब तो बचपना छोड़ बड़ी हो जाओ, उम्र का लिहाज तो किया करो। कुछ बड़े लोगों की तरह समझदार बनो। मेरा तुम्हें बेवकूफ़ों वाली चेहरे से फिर देखना, उस दिल में हरकत तो होती थी। खुद को ऐसा करने से कई बार रोकती थी, पर हर बार भूलकर बस यही फिर से कर जाती थी। हर बार मेरी उम्र से मेरी बचपना जीत जाती थी, लेकिन अब हार गई हूँ मैं। बचपना को पीछे छोड़ उम्र के साथ वो चली हूँ मैंने तो अब भी तुम्हारी ही सुनी, फिर क्यों कह देते हो कि मैं कुछ बदल गई हूँ। हाँ सही है, अब मैं दिल खोलकर हंसती नहीं, बच्चों जैसी जिद तुमसे करती नहीं हूँ। जिंदगी को समझ रही हूँ, अब बस समझदार बन रही हूँ। अब मैं भी बड़ी हो रही हूँ, बचपना को छोड़ उम्र के साथ चल रही हूँ। हाँ मैं मन का श्रृंगार भूल चुकी हूँ। तुम्हारे हाथों को पकड़ बहाने से गजरों को तुमसे बनवाना छोड़ चुकी हूँ। देखो ना, मैं तन से गहना अब हटा चुकी हूँ। अब तुम भी कहते हो कि मैं बदल गई हूँ। यही तो चाहते थे तुम कि उम्र के साथ चलो, कुछ मैं भी औरों की तरह समझदार बनूं। पर आज मुझे देखकर तुम यूं भी खुश नहीं होते हो। आज भी नज़रों में साफ शिकायत झलकती है तुम्हारी। देखो मैंने तुम्हारी ही सुनी, बचपना को छोड़ उम्र के साथ समझदार हो चले। हर एक बात को जो ज्योति ने मेरे चेहरे से पढ़ लिया था कि अब मेरी आंखें उससे क्या सवाल पूछती हैं, और कितनी सफाई से उसने अपने जवाब को अपनी डायरी अपने कलम के साथ लिख के रख दिया था। इन सब के बावजूद शुक्ला जी को पता नहीं क्यों हमेशा लगता था कि ज्योति अगर जीवित होती
तो शायद उसे माफ़ नहीं कर पाते। आज इस पुस्तक से मिल रही वाहवाही ज्योति खुद नहीं देख पा रही थी और इसके जिम्मेदार भी वो खुद को मान रहे थे। इसी दर्द के साथ उन्हें अपने अंतिम समय तक जीना था। जीते जी ज्योति के हर बूंद से अनजान थे शुक्ला जी, और ज्योति के मरने के बाद उसके रोनों के सामने खुद को अपाहिज देख रहे थे। आज उन्हें समझ आ रहा था कि समय रहते अगर किसी को उसका प्यार और इज्जत ना दे पाए तो उसके मरने के बाद वो दर्द आपको जीने नहीं देता है। जब कोई पास रहता है तो हम उसका मूल्य नहीं कर पाते, लेकिन वही चीज़ अगर खो जाए तो हमारे हाथ सिर्फ तरफ आती है। पति और पत्नी के संबंध क्या होता है यह आज समझ पा रहे थे शुक्ला जी। जब एक औरत आपका घर संवार सकती है तो खुद अकेले भी खुद तो संभाल सकती है। इन सब के बावजूद अगर कुछ तलाश करती है तो अपने पति के प्यार और स्नेह की, और इसी तरह खुद को नफरत करते हुए एक बोझ दिल में लिए मिस्टर शुक्ला जी को जीना पड़ रहा था अपनी ज्योति की यादों के साथ। एक समय था जब वो ज्योति से दूर भागते थे। आज वही शुक्ला जी ज्योति का साथ पाने के लिए तरस रहे थे। रोज पौधों को पानी देते हुए उनसे बातें करना, छत पे पंछियों को दाना देकर मुस्कुराते हुए उनसे बातें करने लगे थे शुक्ला जी। अब तो पंछी भी शुक्ला जी को पहचान ज्योति की तरह ही उनसे बातें करने लगे थे। शुक्ला जी ज्योति के हर उस काम को करते जिससे ज्योति को खुशी मिलती थी। अब उन्हें इस बात का अफसोस सदैव परेशान करता कि काश वो तन की सुंदरता से अगर मन की सुंदरता को पढ़ पाते तो आज ज्योति उनके पास होते और ये शादी को पूरी परफेक्ट होती। तन की सुंदरता तो एक दिन ढल जाती है, लेकिन मन की सुंदरता हमेशा आपके पास रहती है। जैसे ज्योति के ना होने के बाद आज ज्योति आज उसके दिल में बसी हुई थी। आज अकेले कमरे में ज्योति की याद और उसकी डायरी के साथ अपने जीवन को जीना बस काट रहे थे शुक्ला जी। शादी के बाद हर स्त्री का जन्म दूसरा होता है, जहां वो अपने परिवार को छोड़ जिसके हाथ को थाम दहलीज पार करती है उन्हें एक नया परिवार मिलता है। उसी की होकर उस सांचे में ढल जाती है एक औरत। शादी के बाद जिम्मेदारी के पीछे प्यार के छुप सा जाता है। ये रिश्ता भी कभी कभी बोझ सा बनने लगता है, लेकिन अगर हम इस पल का आनंद लेते हुए कभी कभी मीठे प्यार की बोली या मीठी टकरार के साथ बोलते हुए इस पल को जीने लगे तो कुछ मीठी यादों को हम अपने पास सहज कर रख सकते हैं। ये यादें उस वक्त हमारे साथ होती हैं जब कभी हम अकेले पड़ जाते हैं। जीते जी अगर हम किसी को कुछ खुशी दे सके तो बिछड़ने के बाद दिल में इस मलाल के साथ जीना नहीं पड़ता जैसे आज शुक्ला जी जी रहे थे। बातचीत की बुनाई शब्दों से होती है, शब्दों की चाल ही हमारी आईना दर्शाती है। ये शब्द ही दवा तो यही घाव देती है। किसी के पास आकर दूर जाने की वजह भी यही शब्द होती है। शब्दों की उलझने से गम आते हैं, किसी के चोट पर मरहम भी यही शब्द लगाते हैं। शब्दों की लापरवाही बढ़ जाए अगर यही जहरीली पीड़ा भी कई कीमत चुकाती है। जाया हो जाते हैं हम शब्दों के वार से जब अपने रूठ जाते हैं। शब्दों की आज़ादी कहीं चुभन देती है तो शब्दों के पिरोने से कहीं गीतों की माला भी बनती है। शब्द बहुत अनमोल होती है ये शब्द। नमस्कार।